बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की लेक्चर सीरीज़ में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे काशी-गौरसाट थ्योरम फॉर मल्टीपली कनेक्टेड डोमेन के बारे में। इससे पहले हम काशी-गौरसाट थ्योरम के बारे में पढ़ चुके हैं पिछली वीडियो में, और सिंपल काशी थ्योरम के बारे में भी पढ़ चुके हैं, लेकिन वो सिंपली कनेक्टेड डोमेन पर थे। आज का जो टॉपिक है वो थोड़ा सा इस लिहाज से मुख्तलिफ है कि ये मल्टीपली कनेक्टेड डोमेन पर है। तो चलें शुरू करते हैं। वैसे हमने सिंपली कनेक्टेड और मल्टीपली कनेक्टेड डोमेन के बारे में भी पिछली वीडियो में पढ़ा था, तो ये फ़र्क भी आप उस वीडियो में देख सकते हैं। तो इसको देखते हैं, इस थ्योरम को। If f is analytic in a multiply connected domain D, then we cannot conclude that closed contour integral f of z dz is equal to 0 for every simple closed contour C and D. अगर f एनालिटिक हो मल्टीपली कनेक्टेड डोमेन में, मल्टीपली कनेक्टेड डोमेन कौन सी होती है? वो डोमेन जिसके अंदर कोई ऐसा रीजन हो जो उस डोमेन से एक्सक्लूडेड हो। जिस तरह कि यहाँ पर ये जो शेडेड रीजन है, ये इस डोमेन के अंदर शामिल नहीं है। अब जब ये रीजन इस डोमेन के अंदर शामिल नहीं है, तो इसको हम क्या कहेंगे? ये मल्टीपली कनेक्टेड डोमेन है। अगर कोई भी ऐसा रीजन ना हो जो इस डोमेन से एक्सक्लूडेड हो, तो फिर हम इस डोमेन को क्या कहेंगे? सिंपली कनेक्टेड डोमेन। ये थोड़ा सा इनमें फ़र्क है। तो अगर सिंपली कनेक्टेड हो तो फिर तो काशी थ्योरम से या काशी-गौरसाट थ्योरम फॉर सिंपली कनेक्टेड डोमेन से ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई होती है कि क्लोज कंटूर इंटीग्रल एफ ऑफ जेड इक्वल टू 0 होगा। लेकिन अगर डोमेन सिंपली कनेक्टेड ना हो बल्कि मल्टीपली कनेक्टेड हो, तो तब ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। तो ज़रूरी नहीं है कि फिर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो फॉर एवरी सिंपल क्लोज कंटूर सी एंड डी, हर सिंपल क्लोज कंटूर के लिए जो कि इस डोमेन में हो, और डोमेन क्या है? मल्टीपली कनेक्टेड। सपोज दैट डी इज ए डबली कनेक्टेड डोमेन। अब हम कहते हैं कि सपोज जो हमारे पास डोमेन दी हुई है ए फिगर के अंदर, ये डबली कनेक्टेड है। अब डबली कनेक्टेड डोमेन क्या होती है? ये मल्टीपली कनेक्टेड ही होती है जिसके अंदर एक होल हो या एक रीजन ऐसा हो जो इस डोमेन के अंदर शामिल ना हो। अगर इस डोमेन के अंदर एक और रीजन इस तरह शेडेड में इधर बना दूं, वो भी शामिल ना हो, तो वो हो जाएगी ट्रिपली कनेक्टेड डोमेन। अगर एक ही रीजन होगा तो वो मल्टीपली कनेक्टेड होगी, लेकिन डबली कनेक्टेड होगी। तो हमारे पास सपोज दैट डी इज ए डबली कनेक्टेड डोमेन। डी क्या है? डबली कनेक्टेड डोमेन है, उसके अंदर एक होल है। एंड सी वन आर सिंपल क्लोज कंटूर सच दैट सी वन सराउंड्स द होल इन द डोमेन एंड इज इंटीरियर टू सी। अच्छा, दो कंटूर है हमारे पास क्लोज कंटूर, एक सी और दूसरा सी वन, दोनों एंटी क्लॉकवाइज ये एरोस के साथ डिनोट की हुई हैं। और किस तरह है कि C1 C2 के अंदर शामिल है, और C1 के गिर्द C1 उस रीजन जो एक्सक्लूडेड है होल, उसके गिर्द है, और इसी तरह फिर C2 C जो है वो C1 के गिर्द है। सपोज आल्सो दैट F इज एनालिटिक ऑन ईच कंटूर एंड एट ईच पॉइंट इंटीरियर टू C बट एक्सटीरियर टू C1। इसके अलावा क्या सपोज करना है कि हर पॉइंट जो इस सी कंटूर के अंदर है और सी कंटूर के ऊपर है, उस पर फंक्शन एनालिटिक है। जो हमने फंक्शन लिया है वो एनालिटिक है, यानी हर पॉइंट पर डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है सी कंटूर के ऊपर भी, सी कंटूर के अंदर, और ये जो इंटीरियर C1 कंटूर है उसके बाहर और उस कंटूर के ऊपर, लेकिन उस कंटूर के अंदर नहीं। इस C1 कंटूर से बाहर बाहर और इस सी कंटूर के अंदर, और सी और C1 दोनों कंटूर के ऊपर, लेकिन C1 के इंटीरियर के अंदर नहीं। यानी ये बाहर वाला जो रीजन है ये इर्द गिर्द इस सब के ऊपर फंक्शन f एनालिटिक है। तो अब नेक्स्ट क्या है? बाय इंट्रोड्यूसिंग द क्रॉस कट ए बी, द रीजन बाउंडेड बिटवीन द कर्व्स इज नाउ सिंपली कनेक्टेड। हमने क्या किया है? अब बी डायग्राम में, बी फिगर में देखें, क्योंकि ये डबली कनेक्टेड है या मल्टीपली कनेक्टेड है, तो इसको सिंपली कनेक्टेड हमने बनाया है। कैसे? एक क्रॉस कट ए बी लाइन C1 से सी से C1 के ऊपर लगाइए। ये किसी भी जगह पे आप बना सकते हैं। इंटीरियर वाला जो कंटूर है C1 और ये जो बाहर वाला कंटूर C है, इन दोनों पर यहाँ से यहाँ तक भी बना सकते हैं, इधर भी बना सकते हैं, इधर भी, किसी भी तरफ। मैंने इधर बना दिया है A से B पॉइंट पर। A पॉइंट C के ऊपर है और B पॉइंट C1 कंटूर के ऊपर है, तो इन दोनों के बीच में अब ये एक पाथ बन गया है। अच्छा, अगर आप इस लाइन के ऊपर से, ए बी लाइन के ऊपर से, अगर ये पेज हो और ये वाला रीजन हो, बीच में से ये इसके इंटीरियर शामिल ना हो, ये होल भी शामिल ना हो और इसके एयर की जो जगह ये भी शामिल ना हो,
तो इधर से कैंची के साथ अगर हम इस जगह से इधर तक ए से बी तक कट कर दें और इस पेज को ओपन कर दें, तो अब हमारे पास जो शेप बनेगी वो क्या हो जाएगी, सिंपली कनेक्टेड। यानी यहाँ से कट करने से ये वाला रीजन और ये सारा सिंपली कनेक्टेड हो जाएगा, इज नाउ सिंपली कनेक्टेड, ये सिंपली कनेक्टेड हो जाएगा। The integral from a to b has the opposite value of the integral from b to a. a से b पर इंटेग्रल और b से a पर इंटेग्रल, इन दोनों की साइन क्या होगी, मुख्तलिफ। यानी इधर से इधर जाएंगे तो ये एक डायरेक्शन है, फिर इधर से वापस आएंगे तो ये दूसरी डायरेक्शन है, तो इनकी साइन अपोजिट होगी। अब हम क्या करते हैं, इन सब को एक जगह इंटीग्रेशन की फॉर्म में एक इक्वेशन बनाते हैं। तो कंटूर इंटेग्रल, ये देखें एंटी क्लॉकवाइज एरो है, ये एरो एरो का ध्यान रखना है, ये एंटी क्लॉकवाइज है। कंटूर इंटेग्रल ऑफ कंटूर सी एफ ऑफ जेड डी जेड, ये बाहर वाला जो कंटूर है इसका इंटेग्रल, यानी यहाँ पर ये जो सी वाला कंटूर है इस पर फंक्शन का इंटेग्रल, प्लस फिर ये जो इंटेग्रल है ए से बी तक इस लाइन पर, इस डोमेन के अंदर ए से बी लाइन तक। अब यहाँ पर आपने ये गलत है, ये आपने इधर सर्कल नहीं बनाना, ये सिंपल इंटेग्रल है जिस तरह ये है, क्योंकि ये लाइन है ए से बी तक, ये कोई क्लोज्ड जगह नहीं है। जिस तरह सी एक क्लोज्ड है तो हमने क्लोज्ड कंटूर, ये क्लोज इंटेग्रल, ये सिंपल इंटेग्रल है ए बी लाइन के ऊपर, क्रॉस कट के ऊपर, इसको क्रॉस कट कहेंगे ये। प्लस इंटेग्रल पहले ए बी था, अब बी है तो उसको हम माइनस ए बी कह देते हैं, क्योंकि साइन का फर्क होगा तो इसी को हम माइनस ए बी कह देते हैं, और साथ एफ ऑफ जेड डी जेड, यानी इधर से इधर तक इंटेग्रल, फिर इधर से इधर तक इंटेग्रल। उसके बाद अंदर वाले कंटूर का इंटेग्रल, सीमान कंटूर उसका क्लोज इंटेग्रल, लेकिन यहाँ पर इस चीज़ का ख्याल रखना है कि अब ये क्लॉकवाइज हो जाएगा। पहले देखें दोनों एंटी क्लॉकवाइज हैं, एंटी क्लॉकवाइज। अब यहाँ पर बाहर वाला क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज है, लेकिन अंदर वाला कंटूर उसके ऊपर एरोस क्या है, क्लॉकवाइज है। ये क्यों हमने क्लॉकवाइज लिया, ताकि हम एक पाथ कंप्लीट कर सकें। सपोज कि मैं ए पॉइंट से शुरू होता हूँ कंटूर के ऊपर, तो मैं ए से स्टार्ट करूँगा, यहाँ से मैं आऊँगा बाहर वाले कंटूर के ऊपर, यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज, फिर मैं इस ए पॉइंट पर आऊँगा, ए पॉइंट से बी की तरफ, फिर बी से जब जाऊँगा तो इस तरफ से ये क्लॉकवाइज हो जाएगा, क्लॉकवाइज हो जाएगा। फिर यहाँ से मैं वापस आऊँगा तो इसी लाइन के ऊपर वापस ए पॉइंट पर आ जाऊँगा। अब ये मैंने एक पूरा एक सर्कल कंप्लीट किया है, जहाँ पर मैंने लाइन को क्रॉस नहीं किया, सिवाय ए बी पॉइंट पर जहाँ से गुजरने के लिए सिर्फ यहाँ से इस तरफ आने के लिए क्रॉस किया है, लेकिन कहीं पर मैंने लाइन को बीच में से कट नहीं किया। तो ये क्या होगा, एक सिंपल क्लोज कंटूर बन गया। तो इसकी वजह से फ़र्क क्या पड़ेगा कि बाहर वाला एंटी क्लॉकवाइज होगा, डायरेक्शन बाहर वाले कंटूर की, और अंदर वाले कंटूर की क्लॉकवाइज हो जाएगी। तो इसलिए इस इंटेग्रल के साथ ये जो आप सर्कल लगाएंगे उसके ऊपर क्लॉकवाइज एरो होगा। इन सब इंटेग्रल का सम क्या होगा, इक्वल टू जीरो। क्यों इक्वल टू जीरो होगा, क्योंकि हमने काशी गोरसाट थ्योरम में पढ़ा है कि अगर किसी डोमेन के ऊपर फंक्शन एनालिटिक हो तो कंटूर इंटेग्रल इक्वल टू जीरो हो जाता है। तो ये सारे कंटूर तो इसी डोमेन के ऊपर हैं, और डोमेन को हमने मल्टीप्ली से सिंपली कनेक्टेड भी कर दिया, तो तब इन सब का सम इक्वल टू जीरो हो गया। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये कैसे हुए, इस इंटेग्रल की और इस इंटेग्रल की आप कटिंग कर सकते हैं। कटिंग क्यों कर सकते हैं दोनों की, क्योंकि इसकी साइन से मुख्तलिफ होगी। अगर ये पॉजिटिव होगा जवाब इसका, तो इसका नेगेटिव होगा, और दोनों बराबर होंगे क्योंकि पाथ सेम है ए से बी तक, तो इन दोनों की कटिंग हो जाएगी, सिर्फ ये और ये इंटेग्रल रह जाएंगे। फिर ये प्लस का है, इक्वेशन की दूसरी तरफ ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव का, लेकिन हमने इसको माइनस का नहीं लिखा, प्लस का ही लिखा है। क्या चीज़ चेंज की है, ये जो डायरेक्शन थी वो फिर चेंज कर दी है, क्योंकि ये क्लॉकवाइज हो गया था यहाँ पर क्रॉस कट लगाने की वजह से, लेकिन दोबारा ये एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा उस साइन, नेगेटिव साइन को इक्वेशन की दूसरी तरफ टर्म को ले जाने की वजह से। जो नेगेटिव साइन आएगा उसको अगेन जब हम अजफ कर लेंगे तो क्या करेंगे, इसकी डायरेक्शन चेंज कर देंगे, क्लॉकवाइज से यहाँ पर क्लॉकवाइज है, यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज। तो ये इक्वेशन सिंपल हो जाएगी, कंटूर इंटेग्रल एफ ऑफ जेड डी जेड बराबर है कंटूर इंटेग्रल वेयर कंटूर C1 और एफ ऑफ जेड डी जेड के, और इसको हमने नाम दे दिया इक्वेशन स्टार का। तो अब देखें हम क्या कहेंगे, लास्ट में लिखा है कि द इक्वेशन स्टार, इस इक्वेशन को जो स्टार का नाम दिया हमने, ये इक्वेशन इज समटाइम्स कॉल्ड द प्रिंसिपल ऑफ डिफॉर्मेशन ऑफ कंटूर्स, सिंस वी कैन थिंक ऑफ द कंटूर C1 एज द कंटिन्यूस डिफॉर्मेशन ऑफ द कंटूर C। इस इक्वेशन को आप क्या कह सकते हैं, बाज़ औक़ात इसको हम कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ डिफॉर्मेशन ऑफ कंटूर्स। क्यों, क्योंकि आप देखें
ये बाहर वाला कंटूर लें सी वाला या अंदर वाला कंटूर लें C1, दोनों का इंटेग्रल कंटूर इंटेग्रल बराबर है। तो इसका मतलब ये कंटूर C डिफॉर्म हो गया है कंटूर C1 में। तो इसीलिए हम इस इक्वेशन को बाज़ औक़ात कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ डिफॉर्मेशन ऑफ कंटूर्स। तो उम्मीद है आपको ये काशी-गौरसर थ्योरम फॉर मल्टीपली कनेक्टेड डोमेन की समझ आ गई होगी कि किस तरह हम किसी मल्टीपली कनेक्टेड डोमेन में जब हमारे पास एक होल होता है और उसके गिर्द जो कंटूर हैं C1 और C2 अब वो सिंपल नहीं रहते, तो उनको किस तरह हम क्रॉस कट के ज़रिए सिंपल बनाते हैं और उससे फिर कैसे हम ये कह सकते हैं कि एक कंटूर दूसरे कंटूर में डिफॉर्म हो गई है। अब इसके ऊपर जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, एग्जांपल सॉल्व करेंगे, तो आपको और ज़्यादा ये बेहतर तरीके से समझ आ जाएगा कि किस तरह ये थ्योरम, ये काशी-गौरसर थ्योरम मल्टीपली कनेक्टेड डोमेन का कैसे हम एग्जांपल में अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट हेडिंग हमारे पास काशी-गौरसर थ्योरम की है मल्टीपली कनेक्टेड डोमेन्स में, लेकिन अब हम उस प्रोसेस को जनरलाइज करेंगे। वहाँ पर जैसा कि हमने देखा था कि हमारे पास एक कंटूर C थी, बड़ी कंटूर, और उसके अंदर एक ही कंटूर थी, स्मॉल कंटूर C1। अब अगर स्मॉल कंटूर बहुत सारी हों बड़ी कंटूर के अंदर, तो जनरल फॉर्म में हम कैसे काशी-गौरसर थ्योरम को लिख सकते हैं मल्टीपली कनेक्टेड डोमेन में। तो इस पर अब हम बात करते हैं। सपोज C, C1 and so on Cn are simple closed curves with a positive orientation such that C1, C2 and so on Cn are interior to C, but the regions interior to each k equal to 1, 2 and n have no points in common. सपोज हमारे पास अब कितनी कर्व हैं, n+1 C, C1 और so on Cn कर्व्स हैं, क्लोज्ड कर्व या सिंपल क्लोज कंटूर्स कह दें आप, जिनकी ओरिएंटेशन पॉजिटिव है, यानी पॉजिटिव ओरिएंटेशन है, डायरेक्शन पॉजिटिव की तरफ है, क्लॉकवाइज है, सच दैट कि ये जो कंटूर हैं C1 से Cn तक, जो बड़े कंटूर के अंदर कंटूर हैं स्मॉल, आर इंटीरियर टू C, बड़े कंटूर के अंदर हैं, बट द रीजन्स इंटीरियर टू ईच C के, लेकिन हर C के अंदर जो रीजन है वो दूसरे से मुख्तलिफ है, एज नो पॉइंट्स इन कॉमन। इस बात का क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि मैं इसको इधर ड्रा कर लेता हूँ या इधर लिख लेते हैं कि ये जो बड़ा रीजन होगा C, अगर ये C रीजन है तो उसके अंदर C1, C2, C3 ये तीनों अलग-अलग होंगे, ये आपस में इसको कहते हैं डिसजॉइंट होंगे, इनका रीजन कॉमन नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा कि C के अंदर C1 है और C1 के अंदर C2 है, ये सारे अलग-अलग होंगे सिवाय C के, क्योंकि C के अंदर तो ये सब आ जाएंगे। इफ़ f इज़ एनालिटिक ऑन ईच कंटूर, अगर फंक्शन f कंटूर तमाम कंटूर पर एनालिटिक है एंड एट ईच पॉइंट इंटीरियर टू C, और इस बाहर वाले कंटूर के अंदर तमाम पॉइंट पर, बट एक्सटीरियर टू ऑल द अदर C के, लेकिन अंदर वाले तमाम कंटूर का एक्सटीरियर, अंदर वाले कंटूर के इंटीरियर शामिल नहीं है। ये रीजन जो C1, C2, C3 के अंदर है, ये तीन शामिल नहीं है इन कंटूर के ऊपर और इनके बाहर, लेकिन इस C के ऊपर और C के अंदर, C के बाहर नहीं और C1, C2 इनके अंदर नहीं। बाकी जो रीजन बन गया है ये सारा, इस रीजन के ऊपर इंटेग्रल हमारे पास क्या होगा, बट एक्सटीरियर टू ऑल द C के इक्वल टू 1, 2 एंड सो ऑन n कंटूर जो है, इंटेग्रल होगा क्लोज कंटूर इंटेग्रल f ऑफ z dz इज इक्वल टू समेशन के 1 टू n कंटूर इंटेग्रल C के f ऑफ z dz, यानी कि तमाम जो इंटीरियर कंटूर हैं उन पर कंटूर इंटेग्रल का सम बराबर होगा बाहर वाले कंटूर से जो कंटूर इंटेग्रल बनेगा। तो ये जनरलाइज्ड फॉर्म है जो हमने पीछे देखा है काशी गौरसर थ्योरम, वो भी मल्टीपली कनेक्टेड डोमेन में था, लेकिन वहाँ पर हमारे पास C के अंदर सिर्फ C1 एक ही होल था और इंटीरियर कंटूर एक ही था। लेकिन अब हमारे पास n कंटूर जब होंगे तो हम ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे कि इंटीरियर वाले तमाम कंटूर पर कंटूर इंटेग्रल को सम करेंगे, तो वो टोटल कंटूर जो बाहर वाला कंटूर है उसके इंटेग्रल के बराबर आ जाएगा। अब हम कुछ एग्जांपल कर लेते हैं। तो पहले हम देखते हैं कि जो इससे पहले हमने पढ़ा है और इसमें हमने एक बात पढ़ी थी कि इसमें हमने देखा था यहाँ पर ये क्या है कि इक्वेशन स्टार, इस इक्वेशन को, दिस इक्वेशन स्टार इज समटाइम कॉल्ड द प्रिंसिपल ऑफ डिफॉर्मेशन ऑफ कंटूर, इसको प्रिंसिपल ऑफ डिफॉर्मेशन भी कहते हैं ऑफ कंटूर्स। तो इस पर पहले हम एक एग्जांपल करते हैं कि हम बड़े कंटूर से छोटे कंटूर जो उसके अंदर लाई कर रहे हैं उस पर डिफॉर्म करते हैं इंटेग्रल को। तो चलें देखते हैं एक एग्जांपल की ये कैसे हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पर देखें तो हमारे पास एग्जांपल है, एग्जांपल इवैल्यूएट कंटूर इंटेग्रल, क्लोज कंटूर इंटेग्रल
डी जेड बाई जेड माइनस आयोटा वेयर सी इज द कंटूर शॉन इन द फिगर। ये ऊपर हमारे पास फिगर के अंदर कंटूर दिया हुआ है और हमने इस इंटीग्रल को इवेलुएट करना है। अब फिगर क्या है, तो चलें फिगर में देखते हैं। ये देखें बाहर कंटूर सी है, एक बड़ा कंटूर, और ये एक अजीब सी शेप में है, यानी स्क्वायर भी नहीं है और स्ट्रेट लाइंस हैं। इनके बीच में हम एक और कंटूर डिफाइन करते हैं, कंटूर जो कि अयोटा पॉइंट पर होगा, यानी कि जेड नाट क्या है इस क्वेश्चन में, अयोटा। तो अयोटा पॉइंट के गिर्द हम, हमारे पास पहले ये कंटूर था सी, और अब हमने एक और कंटूर ले लिया, इसके इंटीरियर डिफॉर्म कर लिया सी को C1 पर, और वो कंटूर क्या है, अयोटा पॉइंट पर एक स्क्वायर है, यूनिट सर्कल है, यूनिट सर्कल, यानी जिसका रेडियस क्या है 1 है, इस तरफ भी 1 है, इस तरफ भी 1 है। तो चलिए हम देखते हैं इसको अब कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इस कंटूर की इक्वेशन लिखते हैं। ये कंटूर इक्वेशन में कैसे होगा, z माइनस आयोटा मोड इज इक्वल टू 1, क्योंकि ये आयोटा के ऊपर है तो सेंटर आयोटा आ गया है, और z माइनस आयोटा सेंटर से z कितना दूर हो सकता है, डिस्टेंस 1 पर। तो ये इस कंटूर को C1 कंटूर को रिप्रेजेंट कर रही है इक्वेशन। अब हम क्या करते हैं, हम जानते हैं कि एक सर्कल को जब पैरामीटराइज किया जाता है, जैसे कि सर्कुलर, हम इक्वेशन लिख लेते हैं पैरामीटराइजेशन की। ए पैरामीटराइजेशन, इस इक्वेशन से हम देखते हैं कि पैरामीट्रिक फॉर्म में इस कंटूर को कैसे लिख सकते हैं। ए पैरामीटराइजेशन ऑफ द सर्कल सेंटर्ड एट जेड नॉट विद रेडियस आर इज, अगर एक सर्कल हो जिसका सेंटर जेड नॉट और रेडियस आर हो, तो उसकी पैरामीटराइजेशन क्या होगी, इक्वेशन होगी जेड टी इक्वल टू जेड नॉट प्लस आर कोस टी प्लस आयोटा साइन टी, और साथ हमारे पास एंगल होगा, टी वेरी करेगा 0 से 2 पाई के बीच में टोटल सर्कल के ऊपर। तो अब हमारे पास यहाँ पर क्या है, सेंटर जेड नॉट आयोटा है और रेडियस 1 है, तो इक्वेशन बन जाएगी जेड ऑफ टी इज इक्वल टू जेड नॉट क्या है, आयोटा प्लस रेडियस आर 1 हो गया, तो ये बाकी चीज़ हमारे पास आगे आ जाएगी कोस टी प्लस आयोटा साइन टी। ठीक है, अब मज़ीद हम क्या कर सकते हैं, इसको मज़ीद ऐसे लिख सकते हैं, आयोटा प्लस एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कम्प्लेक्स नंबर को कैसे, या ट्रिगोनोमेट्रिक नंबर को कैसे हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखते हैं, कोस टी प्लस आयोटा साइन टी क्या हो जाएगा, ई की पावर आयोटा टी। अगर साथ आर भी हो, आर क्योंकि यहाँ 1 है तो वो लिखने की ज़रूरत नहीं, अगर आर भी हो साथ तो इधर हम क्या लिखते हैं आर, और आर क्योंकि 1 है तो ई की पावर आयोटा टी। तो ये हमारे पास z आ गया है आयोटा प्लस ई की पावर आयोटा टी। मज़ीद हम इसको लिख सकते हैं z, आयोटा को इस तरफ ले आए तो z माइनस आयोटा इज इक्वल टू ई की पावर आयोटा टी। ठीक है, अब हम इस इक्वेशन का डेरिवेटिव लेंगे दोनों तरफ बाय डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन से क्या हो जाएगा, z का डेरिवेटिव हो जाएगा 1, चलो एक दफ़ा लिख लेते हैं, z माइनस आयोटा और इधर डी बाई डी जेड ऑफ ई की पावर आयोटा टी। तो इधर z का डिफरेंशिएशन या z का डेरिवेटिव 1 होगा, और साथ आयोटा कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। इधर क्या होगा, इधर एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव एक दफ़ा हम उसी तरह लिखते हैं, और साथ में मल्टीप्लाई में पावर का डेरिवेटिव लेते हैं। अच्छा, यहाँ पर इसको इस तरह डेरिवेटिव नहीं लेंगे बल्कि सिंपल डिफरेंशिएशन करेंगे। डिफरेंशियल लेंगे डी, क्योंकि एक तरफ हमारे पास वेरिएबल z है और दूसरी तरफ t है, तो दोनों तरफ हम डी जेड के साथ डिफरेंशिएशन नहीं कर सकते, तो इसलिए हम डी डिफरेंशियल लगाएंगे जो भी वेरिएबल है उसके ऊपर। तो ये यहाँ पर इसको कट कर दें, z का लिहाज से जब डेरिवेटिव लेंगे डिफरेंशियल लेंगे तो डी जेड हो जाएगा, और साथ आयोटा कांस्टेंट है तो उसका डिफरेंशियल 0 हो जाएगा। और आगे हम लिखेंगे डिफरेंशियल ऑफ ई की पावर आयोटा टी, ई की पावर आयोटा टी इसी तरह आ जाएगा, और साथ में पावर का जब डिफरेंशियल लेंगे तो क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू टी है तो आयोटा और डी टी आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास डिफरेंशियल बन जाएगी। यहाँ पर इसको ये वाला स्टेप आपने नहीं लिखना है। तो डी जेड भी आ गया हमारे पास, और साथ ही जेड माइनस आयोटा भी आ गया है।
ये दोनों हमने क्यों निकाले हैं, जेड माइनस आयोटा और डी जेड, क्योंकि हमें ये इंटेग्रल मालूम करना है और यहाँ पर डी जेड भी हमें चाहिए, जेड माइनस आयोटा भी। तो ये इक्वेशन जो है इंटेग्रल जेड में से वेरिएबल जेड से टी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जेड माइनस आयोटा बराबर था ई की पावर आयोटा टी के, और डी जेड बराबर था आयोटा ई की पावर आयोटा टी और साथ डी टी के। तो अब हम कंटूर इंटेग्रल मालूम करते हैं। कंटूर इंटेग्रल ऑफ सी डी जेड बाय जेड माइनस आयोटा बराबर होगा डिफॉर्मेशन बाय डिफॉर्मेशन इक्वेशन कंटूर इंटेग्रल C1 जो हमने सर्कल लिया था इंटीरियर में, और साथ डी जेड की जगह पुट कर देंगे आयोटा ई की पावर आयोटा टी डिवाइड में लिखेंगे जेड माइनस आयोटा जो कि बराबर है आयोटा टी के, और साथ इधर विद रिस्पेक्ट टू इंटेग्रल डी टी हो जाएगा। अब यहाँ पर ये टर्म और ये टर्म कैंसिल हो जाएगी, तो सिर्फ आयोटा रह जाएगा। और इंटेग्रल की लिमिट क्या है, टी के साथ जो लिमिट थी वो क्या थी, 0 से 2 पाई। तो आयोटा कांस्टेंट है, बाहर लिख लें, अंदर आ जाएगा डी टी। जब इंटीग्रेशन लेंगे तो ये होगा आयोटा, और हमारे पास बचेगा इंटीग्रेशन की वजह से अंदर कोई टर्म नहीं है, 1 है सिर्फ, तो टी आ जाएगा इंटीग्रल में। तो टी की लिमिट है 0 से 2 पाई। अब जब लिमिट पुट करेंगे तो आयोटा 2 पाई माइनस 0 विच इज़ इक्वल टू 2 पाई आयोटा। तो इस तरह हमने कंटूर इंटेग्रल में डिफॉर्मेशन को इस्तेमाल करते हुए, डिफॉर्मेशन ऑफ कंटूर के प्रिंसिपल को इस्तेमाल करते हुए जो कम्प्लेक्स कंटूर था सी, जैसा कि यहाँ पर है कम्प्लेक्स कंटूर जो हमारे पास है ये सी बाहर वाला, ये इसको हम प्रॉपर डिफाइन नहीं कर पा रहे, तो हमने क्या किया है कि C1 जो पॉइंट है आयोटा जहाँ पर फंक्शन अनडिफाइंड होता है, उस पॉइंट के घर एक सर्कल बना लिया है, कंटूर दूसरा ले लिया है C1 जो कि एक सर्कल है जिसका रेडियस 1 है, और Z0 पॉइंट है उसका सेंटर जो कि आयोटा है। तो इसको यूज़ करते हुए जब हमने इंटीग्रेशन को सॉल्व किया तो वो बहुत इजी हो गई है, क्योंकि इस सर्कल की इक्वेशन भी इजीली हमने बना ली है, प्रीमेट्राइजेशन इक्वेशन। यहाँ पर जेड टी इक्वल टू इस इक्वेशन को यूज़ करते हुए हमारे पास जेड की इक्वेशन बन गई है आयोटा प्लस ई की पावर आयोटा टी, तो जिससे हम इसका डेरिवेटिव भी इजीली निकाल सकते हैं और वैल्यू हम सब्सटीट्यूट कर सकते हैं, इसमें फंक्शन के अंदर वैल्यू सब्सटीट्यूट कर सकते हैं डी जेड बाई जेड माइनस आयोटा में। तो हमारे पास जो फाइनल इंटीग्रेशन बन जाएगी, सॉल्यूशन बनेगा 2 पाई आयोटा बनेगा कंटूर इंटीग्रल ऑफ डी जेड बाई जेड माइनस आयोटा। तो इस तरह डिफॉर्मेशन का जो प्रिंसिपल है ये हमारे लिए बहुत हेल्पफुल है कि एक कम्प्लेक्स कंटूर से हम सिंपल कंटूर में क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एक इम्पोर्टेंट थ्योरम है यही कंटूर इंटीग्रल से रिलेटेड, तो थ्योरम को लिख लेते हैं, थ्योरम की स्टेटमेंट लिखते हैं। तो थ्योरम की स्टेटमेंट है इफ Z0 इज एनी कांस्टेंट कॉम्प्लेक्स नंबर इंटीरियर टू एनी सिंपल क्लोज कंटूर C, एक सिंपल क्लोज कंटूर C के अंदर Z0 कोई कांस्टेंट नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर, देन फॉर एन इंटीजर, देन किसी भी n के लिए वी हैव इंटीग्रल क्या होगा, क्लोज कंटूर इंटीग्रल डी जेड बाय जेड माइनस जेड नॉट होल पावर n इक्वल होगा 2 पाई आयोटा के अगर n इक्वल टू 1 होगा, और 0 के अगर n इज नॉट इक्वल टू 1 होगा। अब इस थ्योरम से भी आप ऊपर वाली एग्जांपल को देख सकते हैं कि वहाँ पर हमने अगरचे इस थ्योरम के अलावा ही सॉल्व किया है, लेकिन z माइनस जेड नॉट वहाँ पर क्या है, z माइनस आयोटा होल पावर 1 है, तो होल पावर 1 की वजह से n इक्वल टू 1 की वजह से इंटीग्रल का जवाब क्या है 2 पाई आयोटा, जो कि यहाँ पर भी 2 पाई आयोटा है। इसी तरह अगर यहाँ पर n की वैल्यू 1 के अलावा कोई और नंबर होगी तो फिर क्या होगा, जवाब इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि फॉर n नॉट इक्वल टू 1 तमाम बाकी वैल्यूज़ के लिए कंटूर इंटीग्रल इक्वल टू 0 होगा। तो चलें अब हम इस थ्योरम को यूज़ करते हुए एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं। तो एग्जांपल है हमारे पास, एग्जांपल evaluate contour integral close contour integral 5z plus 7 whole divided by z square plus 2z minus 3
और साथ डी जेड, वेयर कंटूर सी इज z माइनस टू मोड विच इज़ इक्वल टू 2। तो पहले हम कंटूर को देखते हैं कि कंटूर कहाँ पर लाई करेगा। तो कंटूर होगा एक सर्कल जो कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस या रियल एक्सिस पर है और उसका सेंटर है 2। सेंटर होगा ये z0 है, तो ये z0 2 है और एक तरफ भी ये देखें 2 है, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस और यहाँ से यहाँ तक भी, यानी रेडियस भी 2 है। तो ये हमारे पास कंटूर आ गया। अब हम इस कंटूर के अंदर इस फंक्शन को एवलुएट, इस इंटीग्रल को एवलुएट करेंगे। तो पहले तो हम देखते हैं कि ये जो फंक्शन है डिनोमिनेटर, ये फंक्शन कहाँ पर सिंगुलर है या फंक्शन कहाँ पर अनडिफाइंड है। तो इस डिवाइड वाली टर्म को इक्वल टू 0 कर दें। z² प्लस 2z माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो फैक्टराइजेशन करें इसकी, z² माइनस 3 है तो माइनस 2z और माइनस 3z और प्लस z से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। z² इन दोनों फैक्टर को प्लस करेंगे तो इसको प्लस लिखें और इसको माइनस, तो z² प्लस 3z माइनस z, तो ये क्या होगा प्लस 2z, और मल्टीप्लाई करें इन दोनों को तो प्लस माइनस माइनस 3z² हो जाएगा। तो पहले दो में से z कॉमन ले लें, पीछे रह जाएगा z प्लस 3, इधर से माइनस कॉमन लेंगे तो z प्लस 3 इक्वल टू 0। तो फैक्टर बनेंगे हमारे पास एक z माइनस 1, दूसरा z प्लस 3। तो इससे z माइनस 1 इक्वल टू 0, z प्लस 3 इक्वल टू 0, या ये 0 होगा या ये, अगर z माइनस 1 0 हो तो z 1 होगा, और अगर z प्लस 3 इक्वल टू 0 हो तो z माइनस 3 होगा। तो दो पॉइंट आए हैं जहाँ पर फंक्शन अनडिफाइन होगा, एक z इक्वल टू 1 और एक z इक्वल टू माइनस 3। अब हम देखेंगे कि क्या ये दो पॉइंट इस कंटूर के अंदर लाई करते हैं। तो z इक्वल टू 1 ये पॉइंट इस कंटूर के अंदर लाई करता है, ठीक है। लेकिन जो दूसरा पॉइंट है z इक्वल टू माइनस 3, वो नेगेटिव साइड पर तकरीबन इधर होगा, z इक्वल टू माइनस 3। तो ये पॉइंट तो कंटूर के अंदर लाई नहीं करता, z इक्वल टू माइनस 3, लेकिन z इक्वल टू 1 इस कंटूर के अंदर लाई करता है। तो ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि कौन सा पॉइंट लाई करता है कंटूर के अंदर और कौन सा नहीं। अब हम क्या करेंगे, इस फंक्शन को पार्शियल फ्रैक्शन से सॉल्व करेंगे। तो 5z प्लस 7 होल डिवाइड बाई z² प्लस 2z माइनस 3, ये बराबर होगा a बाय, क्योंकि ये डिनोमिनेटर को हमने फैक्टर में लिखा तो ये बना है, तो हम लिख सकते हैं a बाय, या अगर एक साथ लिखें, चलें एक दफ़ा एक साथ लिख लेते हैं, 5z प्लस 7, नीचे इसको फैक्टर्स के फॉर्म में लिखेंगे तो z माइनस 1 और z प्लस 3। अब इसको हम लिखते हैं a बाय z माइनस 7 प्लस b बाय z प्लस 3, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे, जब 5z प्लस 7 बाई z² प्लस 2z माइनस 3, इक्वेशन को दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दें इस टर्म के साथ, जो डिनोमिनेटर में टर्म है दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर से तो ये कटिंग हो जाएगी, हमारे पास बच जाएगा 5z प्लस 7, और इधर क्या बचेगा, इधर जब पहली टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा यह डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई होगा तो z माइनस 1 वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी और ये वाली टर्म a के साथ मल्टीप्लाई होगी। तो मैं शॉर्ट स्टेप कर रहा हूँ, तो ये ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं पिछली क्लासेस में, सेकेंड ईयर में भी पढ़ चुके हैं और मैट्रिक में भी, तो मैं ये जल्दी लिख लेता हूँ। a के साथ आ जाएगा z प्लस 3 मल्टीप्लाई और b के साथ z माइनस 1। अब आप एक दफ़ा z इक्वल टू 1 पुट करें इस इक्वेशन में, तो बनेगा 5z की जगह 1 प्लस 7 इज इक्वल टू a, z की जगह 1 प्लस 3 प्लस b और z की जगह 1 माइनस 1, ये वाली टर्म 0 हो जाएगी। 5 मल्टीप्लाई 1 5 प्लस 7 12 और यहाँ पर 4a, जहाँ से a हमारे पास आ जाएगा 3, ठीक है। अब a की वैल्यू 3 आ गई,
नेक्स्ट हम बी के लिए पुट करेंगे z इक्वल टू -3, दूसरा पॉइंट। तो 5 -3 + 7 इज इक्वल टू a -3 + 3 प्लस b -3 -1, तो ये होगा -15 + 7, और इधर ये वाली टर्म 0 हो जाएगी और ये वाली टर्म -4b, यहाँ से -8 और इधर -4b। सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो b इक्वल हो जाएगा 2 के। ठीक है, b की वैल्यू 2 आ गई और a की वैल्यू 3। अब ये दोनों वैल्यूज इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारे पास बनेगा 5z + 7 बाय z² + 2z - 3 इज इक्वल टू 3 बाय z - 1 प्लस 2 बाय z + 3। ठीक है, अब इसकी जगह फंक्शन में इंटीग्रल के अंदर ये वाली टर्म हम पुट करेंगे, कंटूर इंटीग्रल 5z + 7 होल डिवाइड बाय z² + 2z - 3 dz इज इक्वल टू कंटूर इंटीग्रल ऑफ c, टर्म आ जाएंगी 3 बाय z - 1 प्लस 2 बाय z + 3 और साथ dz। अब हम इंटीग्रेशन अलग-अलग कर सकते हैं, तो कंटूर इंटीग्रल c 3 बाय z - 1 dz और साथ ही इधर कंटूर इंटीग्रल c 2 बाय z + 3 dz। ठीक है, फिर ऊपर ये दो कांस्टेंट हैं तो कांस्टेंट को इंटीग्रेशन से बाहर लिखना है, 3 कंटूर इंटीग्रल 3 बाय z - 1 बाय z - 1 dz प्लस 2 कंटूर इंटीग्रल 1 बाय z + 3 dz। ठीक है, अब यहाँ पर इस बात को देखना है कि हमने कहा था कि एक पॉइंट सर्कल के अंदर कंटूर के अंदर लाई कर रहे हैं और एक कंटूर से बाहर। कौन सा पॉइंट कंटूर के अंदर लाई करता है? z इक्वल टू 1। तो जो पॉइंट कंटूर के अंदर लाई करेगा उस पर हम प्रीवियस थ्योरम यूज़ कर सकते हैं। उस थ्योरम के मुताबिक अगर z - 1 की पावर या z - z0 की पावर 1 हो और ये जो z0 है वो कंटूर के अंदर लाई करे, तो हम इंटीग्रल किसके बराबर लिखेंगे? कंटूर इंटीग्रल होगा 2 पाई आयोटा के, और इसके साथ यहाँ पर क्या है? +2। तो ये जो पॉइंट है -3, वो पॉइंट इस कंटूर से बाहर है, तो इसका मतलब हुआ कि ये जो फंक्शन है अनडिफाइंड सिर्फ -3 पे होता है, तो ये फंक्शन इस कंटूर के अंदर हर पॉइंट पर एनालिटिक होगा। जब इस कंटूर के तमाम पॉइंट्स पर ये फंक्शन एनालिटिक होगा तो काशी-गौरसट थ्योरम के ज़रिए हम क्या कहेंगे कि ये कंटूर इंटीग्रल इक्वल टू 0 हो जाएगा, क्योंकि किसी भी कंटूर के अंदर तमाम पॉइंट्स पर एक फंक्शन एनालिटिक हो तो उसका कंटूर इंटीग्रल इक्वल टू 0 होता है। ये हमने काशी-गौरसट थ्योरम में पढ़ा था, तो इस वजह से ये वाली टर्म 0 हो गई। तो जो आंसर बनेगा हमारे पास इस कंटूर इंटीग्रल का वो होगा 3 2 ज़ार 6 पाई आयोटा। तो ये इसमें इस एग्जांपल में हमने ना सिर्फ पिछला थ्योरम यूज़ किया है वो z - z0 की पावर n वाला, बल्कि साथ ही हमने काशी-गौरसट थ्योरम को भी यूज़ किया है। तो दोनों से मिलकर हमारे पास जो कंटूर इंटीग्रल का रिजल्ट आया है वो आया है 6 पाई आयोटा। तो आज के लेक्चर में इतना ही काफ़ी है। उम्मीद है आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।